The topics which I have included in this is entrepreneurship development के लिए कौन-कौन से ऐसे characteristics हैं जो कि required होती हैं. So basically today I'll finish with what is entrepreneur. आपको एक मैं overview दे देती हूँ कि इसके contents क्या हैं. एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, क्या क्वालिटीज चाहिए होती है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. उसी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उसमें से दो आज डिस्कस करेंगे, लीडरशिप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो लीडरशिप किसे कहते हैं, हु इज अ गुड लीडर, सम एग्जांपल्स ऑफ लीडर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, stress management, what is stress management, what are the types of stress management, and how to reduce stress management in life, and how to reduce stress in life and in work culture. Okay, so shall we start? So first of all, who is an entrepreneur? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर आप स्लाइड में देखते रहिएगा और जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रेजेंटेशन के बाद एक एक करके हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर लेंगे. तो आप लोग प्लीज अभी अपने क्वेश्चंस या तो नोट कर लीजिए या मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए. The word entrepreneur is derived from the French verb entreprendre, which means to do something or to undertake. तो entrepreneur एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, entreprendre, जिसका मतलब है कुछ करना या किसी काम को संभालना. तो अब नीचे आप पढ़ोगे उद्यमिता. एक उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमिता कहते हैं, जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री उद्यमिता में ही आती है. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उद्यमिता वर्ड है उसका हिंदी वर्ड. एक नए व्यवसाय को डिजाइन करने, लॉन्च करने और चलाने की प्रक्रिया है, जो अक्सर शुरू में एक छोटा व्यवसाय होता है, तो उसे आगे जाके हम उसे बड़ा व्यवसाय बना देते हैं और अपने द्वारा खुद बनाते हैं, तो उसे उद्यमिता कहते हैं. और जो लोग इन काम उद्यमिता को चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, इन व्यवसायों को बनाने वाले लोगों को उद्यमी कहा जाता है या एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. So an entrepreneur is someone who is not content with the current state of affairs and decide to take things into his own hands to bring a positive change in the world around him with his vision and scrappy attitude while accepting all the risk and hardship that come along with it. So entrepreneur एक वो पर्सन है, इज समवन जो कि अपने स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखते हुए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है अपने वर्ल्ड में जो कि अराउंड उसके हैं, और अपना जो भी एटीट्यूड जो कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसे लेके चल रहा है, और जितनी भी रिस्क और हार्डशिप्स होती हैं उसको भी वो फेस करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो ही एक सच्चा एंटरप्रेन्योर कहलाता है. उसे ही हम एक प्रॉपर या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मानते हैं या उसे कहा जाता है. तो उसकी क्वालिटीज क्या क्या होगी एंटरप्रेन्योर की? ही इज अ ओनर ऑफ अ कंपनी, ही रन्स अ बिजनेस, उसका वेंचर होता है, किसी के साथ जुड़ के भी काम हो सकता है, वो एक टीम में काम करता है, उस मनी, ऑब्वियसली बात है मनी होगी, उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, ही इज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसके पास, ही इज अ मैनेजर, उसके पास एक एक्शन प्लान होता है काम करने का, उसको रिस्क लेने का पोटेंशियल होता है, वो रिस्क लेके काम कर सकता है. ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन एंड टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑल दीज जो मैनेजमेंट्स हैं वो उसे आती हैं. इनिशिएटिव, किसी नए काम को करने का इनिशिएटिव वो ले सकता है, उसके पास एक एटीट्यूड होता है पॉजिटिव और इनिशिएटिव, अच्छे काम का इनिशिएटिव लेने का. ओके, सो अगेन सम अदर क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन, पैशन होता है काम करने का, वो दिन या रात या वर्किंग आवर्स नहीं काउंट करता है, बट स्टिल वो अपना 100% देता है, जितना भी उसे ड्यूरेशन वो काम कर सकता है, बिकॉज वो उसकी कंपनी होती है और उसको उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है, उसको उसे सक्सेस दिलाना होता है. तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है. टेकिंग इनिशिएटिव, yes he takes initiative in doing some new things,
he or she is a self-confident person. He has or she has right attitude. That person is resourceful. उसके पास resources होते हैं. He has persons जिनको वो काम allot कर सकता है और उनसे काम लेने का जो leadership qualities हैं वो उसके अंदर हैं. He is a great leader also, and he work in a team. He can derive output from a team. He is a self-disciplined person and he has many interpersonal skills. Okay. So, what do you need to become an entrepreneur? अगर आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो कुछ क्वालिटीज हैं जिसको आप अपनाने से ही और उसको फॉलो करने से, उसको अपने डेली लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करने से आप एक अच्छे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. The qualities like passion, tenacity, vision, self-confidence. This is the most. And the most important is great idea that people will pay money for. ना ऐसा आइडिया जो कि किसी ने सोचा ना हो और वो सोसाइटी के लिए नया हो, दैट इज हेल्पफुल टू सोसाइटी, दैट इज मीनिंगफुल टू सोसाइटी, दैट कैन हेल्प मेनी क्लास कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी, मेनी पीपल. जैसे कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के मैं आगे डिस्कस करूंगी, नाम भी बताऊंगी और उन्होंने कौन कौन सी कंपनीज शुरू की हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है और स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में काफी हेल्प मिल रही है उन सब चीजों की वजह से. So again, a plan of success, एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फॉलो कैसे करना है. Then consistent execution of the plan. उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए we should know how the plan is to be executed step by step. Neither we have to jump very fast, neither we have to walk very fast, nor we have to walk very slow. But we should know the speed of executing any step, because बहुत जल्दी भागने से भी वो चीज जल्दी हर स्टेप पे जाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉज और कॉन्स एसोसिएटेड होते हैं हर स्टेप पे. बिकॉज एंटरप्रेन्योर का लॉस और प्रॉफिट उसके हाथ में होता है. ही इज द ओनली पर्सन हु इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. भले ही बहुत सारे लोग उसके साथ एसोसिएटेड हो, बट ही इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल. So he has to work very cautiously every time. So that, as I have already told you, कि वो बहुत ही planning, एक strategic planning process follow करना पड़ता है. So what is the first step? The vision. What is the vision? What is the idea? Then strategic analysis. The analysis of the vision. यहाँ पे analysis की बात किसकी हो रही है? Vision की बात हो रही है. जो सोच है, जो idea है, उसकी बात हो रही है कि उसकी proper analysis करनी चाहिए. वो कैसे होगी? वो होगी एक रियल टाइम रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से और बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेने से. बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. देन उस एनालिसिस के बाद वी हैव टू गो विद स्ट्रैटेजी formulation, that how that vision has to be formulated and executed step by step. Okay, then strategy implementation. Okay, strategy implementation, there is a spelling mistake here. Strategy is missing. Strategy implementation means this thing, जो भी formulate किया है strategy को, जो भी vision formulate किया है, how we gonna implement it in the society, and we have to इसको spread करना है society में, इसको launch करना है among the people. So all these things we have to plan and process accordingly. So what is the career advice which I want to give to become an entrepreneur is rule 1, the basic 6 rules. Do it when you are young. Okay, why I am saying do it when you are young? Because you have much more time to research on what is the positives and negatives of the thing, because you have enough of time, you have energy, you have that aspiration, you have that this thing, the quality when you are young, because you can think of many you have more broad way of thinking. So do it when you are young. Rule 2, learn ruthlessly and broadly. Ruthlessly is like learn as much as you can, as hardly as you can, and broadly is learn each and everything very
इन वेरी डिटेल, बहुत डिटेल में हर चीज आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक सुपरफिशियल नॉलेज लेना भी बहुत खतरनाक होता है। तो हर चीज को, हर पॉइंट को, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो हर स्टेप को बहुत ही ब्रॉडली समझना जरूरी है। एंड रूल 3 सेज डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू नो दैट यू हैव टू डू इट, you will not leave it incomplete, you will not and what you are doing, the way you are doing the things, you should love the way you are doing, otherwise जो भी इश्यूज आएंगे स्टेप उन स्टेप्स को फॉलो करने में, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देन सेकेंड इज सीक फेलियर। अगर कोई फेलियर आता है या कोई रुकावट आती है, एनी हर्डल कम्स, कोई इंटरप्शन होता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड बाय दैट, यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड कि अगर मेरे पास अगर फेलियर आया है, सो यू शुड ऑलवेज थिंक कि फेलियर क्यों आया है, किस वजह से आया है, और उसको एक बार देखने के बाद, समझने के बाद आप फिर से वो काम करेंगे, तो देन यू विल रियलाइज कि फेलियर का रीजन क्या है, एंड यू विल नॉट मेक इट टू रिपीट इन फ्यूचर। Rule 5 says find great people and be valuable to them. Yes, it is very important, because when you are becoming an entrepreneur, you are meeting many more different kind of people every day. So those people can be of negative thinking also, positive thinking also, positive or negative attitude. But you should always learn from great people, or you should always read the biographies of great people, how they have achieved the things. You should try to learn from them and give value to them. Then another rule is, the last rule is to deliver. Yes, by following all these things, you know what is your plan and you are ready to deliver. You should not be afraid and you should not be postponing the things कि आज नहीं तो चलो कल कर लेते हैं, आज ये और कर लेते हैं, कल फिर वो कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। We should always ready when for example when our dish is ready, we should serve it, not we should wait कि इस टाइम पे सर्व करेंगे, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल, मतलब दिस द मोस्ट सूटेबल टाइम, तो हम करेंगे। नो, व्हेन दिस इज रेडी यू विल सर्व इट, अदरवाइज क्या होगा, वो डिश का जो फ्लेवर होगा या उसकी, अगर वो उस टेम्परेचर में सर्व नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी भी बिगड़ सकती है। यू विल नॉट गेट दैट प्रॉपर फीडबैक। सो सेम इज द पॉइंट हियर। So again, I'll tell you some successful entrepreneurs in India. Vijay Shekhar Sharma is he is an entrepreneur. He has founded Paytm, which we are using nowadays in a lockdown period very frequently. Ritesh Agrawal. Ritesh Agrawal started Oyo Rooms. Krishneet Arora started Tech Security System, which is a IT security system. He is just 26 years old. Shrikant Bola started Bolland Industries, which is in Hyderabad, and others we know very well: Dhirubhai Ambani, Ratan Tata, Ghanshyam Das Bilaji, Senji. All these, they are successful entrepreneurs in India. Now we'll look some into female entrepreneurs in India. She is Vandana Luthra, is the founder of VLCC, Vani Kola, Kalari Capital, Upasna Taku of MobiQuick, Suchi Mukherjee, founder and CEO LimeRoad, Pranshu Patni, co-founder Cultural Alley. Cultural Alley is very famous nowadays because it's a learning app and you can pursue for many of the courses online here. Shehnaz Hussain is the CEO of Shehnaz Herbals, Falguni Nair, Nykaa, Shraddha Sharma, Your Story, and Sairi Chahal, Sheros. So we should learn from them what are the qualities, what are the hardships they have faced, how they have become successful entrepreneurs. All their interviews are available on net, so we should read them and we should be motivated by them. So coming to one of the important features of being an entrepreneur is leadership. So what is leadership? So what is leadership? Guidance, solution, vision, teamwork,
ऑल दीज आर द क्वालिटीज. अभी हम डिटेल में आगे जानेंगे. व्हाट इज लीडरशिप? अ लीडर इज वन हु इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स एक्शन. किसी भी काम को करने के लिए एक लीडर बहुत जरूरी है, बिकॉज एज यू कैन सी इन अ पिक्चर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल किसी काम के लिए अपॉइंटेड है, किसी टास्क के लिए अपॉइंट किया गया उन्हें. तो देयर इज समवन हु इज लीडिंग द ग्रुप, हु इज द वन, he or she is the one जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो कि पूरी टीम को संभाल के रखता है, उसके आउटपुट पे ध्यान देता है. और देयर आर मेनी क्वालिटीज विच विल डिस्कस आगे. Having a can-do personality and strong leadership skill is that key to leading the charge. So what are the leadership qualities? First is he should be supportive, inspirational, honest, highly committed to work, passionate. That person should be passionate towards work, reflective, decisive, decision बहुत अच्छे से proper decision और fast decision लेना आना चाहिए. Should be creative, that out of the box vision बहुत जरूरी है. Problem solver, he should know how to solve a problem rather than to escalate it and to neglect it. So these are the leadership qualities which we अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे लीडर बने तो हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज आनी चाहिए. और अगर नहीं है ये क्वालिटीज तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आप उसको एक एक करके यू शुड रीड देम एंड यू शुड नो हाउ दीज क्वालिटीज कैन बी incorporated in yourself. And these are very these are not, sometimes they are natural, sometimes they are not natural, so we should always understand that they are not natural qualities. We should learn from others. So 10 leadership styles with examples I'll tell you. First is autocratic or authoritarian leadership. In this type of extreme leadership style, the leader possesses total authority and exercises complete power over the people. तो जितने भी जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं और जिनके पास भी क्वेरीज है, आप मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए और मैं लेक्चर के बाद आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी. ओके, सो कमिंग टू ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, it is a type extreme leadership style. The leader possesses total authority and exercises complete power over the people. So इस जैसे कि ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप से वर्ड से क्लियर हो रहा है. अथॉरिटी किसी एक के पास ही हो सकती है. तो इस टाइप के लीडरशिप में जो लीडर होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है और पूरी और वो अथॉरिटी जितने भी उसके जो कमांड्स हैं वो अपने लोगों को ये अप्लाई करने के लिए ट्राई करता है. एक्सरसाइजेस कंप्लीट पावर ओवर द पीपल. तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं. एनेबल्स लीडर टू इम्पोज देयर विल एंड पर्सपेक्टिव ऑन अदर्स. ओके, तो उनके जो पर्सपेक्टिव हैं उनको इम्पोज करता है ऑन अदर पीपल. This style is considered good for getting routine jobs done by employees who require close supervision. अब ये जो अथॉरिटी लीडरशिप है हमें उन वहां पे जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हमें रूटीन में किसी जॉब को करने का आउटपुट देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, एक टीम लीडर, अगर एक आईटी कंपनी का टीम लीडर है या मैनेजर है तो उससे अपने बॉस को आउटपुट डेली का डेली देना पड़ता है. he has to present the output, he has to give the output on daily basis. So this kind of authority or autocratic leadership is very well supported there. And जो एंड बिकॉज क्योंकि उसे आउटपुट देना है, उसे आगे अपना मैसेज कन्वे करना है, तो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो लोग लाइक भी करते हैं. बट स्टिल समटाइम्स पीपल आर रिलक्टेंट, वो उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पाते हैं और नहीं फॉलो करते हैं. तो देयर आर मेनी नेगेटिव्स आल्सो, क्योंकि कुछ उसके कमांड्स ऐसे हो सकते हैं which are not in the interest of people. So those people they object and it comes under the negative point of authoritarian leadership. So what I found in the search is कि autocratic or authoritarian leadership is style is usually employed by military commanders. Usually military commanders के लिए use किया जाता है. North Korean dictator Kim Jong-un exemplifies this leadership. So this I have searched and found कि authoritarian leadership अगर आप search करेंगे so you will found कि he is under this example. But he is because most ये आप search
बिकॉज ये ज्यादा सर्च किया जाता है ना, जैसे किसी भी वेब पेज पे, तो आपको उन्हीं का ही नाम मिलेगा. अदरवाइज देयर आर मेनी अदर गुड एग्जांपल्स आल्सो. Bureaucratic, coming to another kind of leadership, that is bureaucratic leadership. So bureaucratic leaders work upon official rules fixed as duties by higher authorities and go strictly by the book to apply rules for management and taking decisions. तो पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. आई थिंक एग्जाम्पल से थोड़ा और आपको क्लियर होगा कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है. दिस लीडरशिप स्टाइल इज मोस्टली नोटिस इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन हाई रिस्क रूटीन टास्क, जैसे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो आईएएस कैटेगरी के लोग होते हैं, या they are considered as bureaucrats. Why? Because they are on that particular position, because they are bounded to official rules and regulations, and they have to go strictly by the rules of management and decisions, and they have to take decisions accordingly. So all the bureaucrats in India, all the civil servants, they are considered as bureaucratic. They are considered under bureaucratic leadership. Positive, they are very rigorously to ensure that procedures are being followed precisely by those under them. They are very hardworking. This leadership style helps fortify operational policies and work processes of the organization. तो ये जो लीडरशिप है, ये हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जो पॉलिसीज हैं और जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करने के लिए. एंड yes, there is a negative point also ki there is no flexibility, but if there is a chance of flexibility, he or she that bureaucrat considers that flexibility and applies onto the job. So next one is charismatic leadership. Charismatic leadership creates a self image so powerful that people are naturally drawn to them. Charismatic, charisma एक positive word है जिसमें बोला गया है कि दैट लीडर, उसकी एक सेल्फ इमेज इतनी अच्छी बन जाती है, इतनी पावरफुल होती है कि नेचुरली लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं और मोटिवेट होते हैं उससे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दैट लीडर कंटेन्स द क्वालिटीज ऑफ that person is energetic, that is full of passion and believe in motivating others to move forward. Such leaders influence others by projecting the strength of their personality. जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका एटीट्यूड है, उससे वो इन्फ्लुएंस करते हैं. कैन बी यूजफुल इन बूस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडिंग इन द मार्केट प्लेस एंड इन रेजिंग द मोरल. तो कहीं पे भी अगर वो होंगे तो वो अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड से, अपने टास्क से अपने टीम मेंबर्स को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट करते हैं. वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, is often regarded as the most charismatic leader. So next is laissez-faire leadership. Laissez-faire leadership is based on trust. Okay, so the leader is available to provide guidance and furnish the necessary resources only if the need arises. Laissez-faire में जो leader होता है वो आगे नहीं होता है, वो अपने लोगों को, अपने अंडर जो लोग हैं उनको अलाउ करता है कि वो आगे आए और अपने अकॉर्डिंगली उस काम को अपने तरीके से करें, और उनको स्कोप प्रोवाइड करता है कि वो अपने इनोवेशन और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से उस काम को करें. बट उसका लीडर का क्या रोल रहेगा, जब जो लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं या पीपल हैं, अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए होगा या नेसेसरी रिसोर्स या हेल्प चाहिए होगी, तभी वो लीडर आगे आता है और उनको साथ में लेके चलता है. सो द मोस्ट इफेक्टिव विद सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय. सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं और उनकी हेल्प हमेशा करते हैं. सो महात्मा गांधी वॉज अ लेजिस्लेटिव लीडर. Mahatma Gandhi was a laissez-faire leader. Gandhi believed that people should lead by example and to be the change that they wish to see in the world, so that the others can follow.
तो महात्मा गांधी को एक लेजिस फेयर लीडर कहा जाता था, बिकॉज उनका जो हमने पढ़ा भी है कि ही इज वन ऑफ द लीडर जो देखते थे अपने साथ लोगों को आगे रखते थे, उनको मोटिवेट करते थे, उनकी इनोवेशन और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके तरीके से काम को करते थे और उनके साथ चलते थे. सो कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप. यस, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप. पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप लीडर्स वो होते हैं जो अपने टीम मेंबर्स के ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको हमेशा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए एंगेज करते हैं. दिस इज नॉर्मली यूज व्हेन यू हैव पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड योर एम्प्लॉइज हैव अदर पार्ट. सो अगर आपके पास आप अपने टीम मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, किसी डिसीजन को लेने के लिए इन्वॉल्व करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव. जैसे कि वर्ड से भी क्लियर है कि पार्टिसिपेट करना. द people or the team members, they form the most important part and they participate in the decision making. So it boosts the morale of the team members, as when the leader considers their input, it makes them feel valued and satisfied. Yes, उनको वो क्योंकि वो उनसे इनपुट ले रहे हैं ना, ये वाला जो लीडर है, डेमोक्रेटिक लीडर है, he or she is taking input फ्रॉम द टीम मेंबर्स ओनली. सो उनको लगता है कि उनको वैल्यू मिल रही है और वो सेटिस्फाइड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बातों को सुना जाता है, उनके पॉइंट्स को आगे रखा जाता है, उनके डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प ली जाती है. सो मेक्स एम्प्लॉइज मोर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस एज दे कंसिडर देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि वो खुद डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और जो उसकी वजह से चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, कहीं पे भी, किसी भी ऑफिस में, एनी प्लेस एनीवेयर, तो वो हैप्पीली उस तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप क्या होती है? Such leadership is focused on skilled interaction with people. Relationship oriented leaders inspire and motivate subordinates to achieve the team
और ऑर्गेनाइजेशन टारगेट। तो लीडरशिप का जो फोकस, जो लीडर का फोकस होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड में, कि वो इंटरेक्शन जो करे वो अपने स्किल्ड इंटरेक्शन करता रहे जो उसके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ। तो जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो हमेशा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, ताकि क्योंकि वो ही रिस्पॉन्सिबल है हर काम को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए। तो वहां पे दे ऑलवेज इंस्पायर एंड मोटिवेट। So positives are leaders assist subordinates in feeling positive about their career prospects and in navigating career opportunities through the quality of their work. तो वो हमेशा अपने जो भी क्वालिटीज होंगी, जो उनको जो स्किल आती है वो आगे पास ऑन करते हैं, आगे सिखाते हैं, और अपने और उनकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं और जो क्वालिटी है उनके काम की, वो हमेशा उसको पॉजिटिव तरीके से उनको समझाते हैं, उनको अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। So a good example of relationship-oriented leadership in Indian cricket team is ex-captain Mahendra Singh Dhoni, who is known to encouraging players and has led the team to many unbelievable victories. Yes, क्योंकि वो अपने टीम के साथ हमेशा काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अपने टारगेट्स के लिए स्पेस देते हैं. So this is called relationship-oriented leadership. In the servant leadership, servant leaders led by example and work behind the stage. Servant leadership is best suited for people who provide their services to non-governmental charities, non-governmental charity organization और community development program. Servant leadership होती है जो हमेशा काम करते हैं बट अपने आप को in front नहीं रखते हैं, तो और बिहाइंड द स्टेज अपने जो अच्छे कामों को करते हैं उनको बोलते हैं सर्वेंट लीडर्स। लाइक अगर चैरिटी में कोई काम करना है या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी कम्युनिटीज के साथ जो लोग काम करते हैं बिना अपने आप को फ्रंट में लाए, तो उनको बोलते हैं सर्वेंट लीडर्स। तो उनके पॉजिटिव होते हैं, दे आर जनरस, हैव हाई इंटीग्रिटी एंड वर्क हार्ड टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर टीम। उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, हर टीम मेंबर को वो उतना ही क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, हर क्रेडिट दिया जाता है, और ताकि वो अपने गोल्स को और जो उनके टारगेट्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, Mother Teresa is a perfect example of a servant leader. She invested her life to the service of people. जैसे कि हम जानते भी हैं, हमने पढ़ा भी है काफी इनके बारे में। तो मदर टेरेसा एक बहुत अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल है सर्वेंट लीडर के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सर्विस की है, ह्यूमैनिटी को दी है, और उनके बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स थे। तो और कभी भी उनको अपने पर्सनल रिकॉग्निशन के लिए कभी भी वो उन्होंने ऐसा नहीं देखा गया कि अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो आगे आएंगे, बट ऑलवेज शी वाज इनटू चैरिटी एंड सोशल activities. So negatives are, this type of leadership is for competitive tournaments, yes, because वहाँ पे competition के लिए एक strong leader चाहिए होता है, जो कि हमने जितने जितने और भी leaders पढ़े, leadership qualities पढ़े, उनमें से adopt कर सकते हैं. So next is transformational leadership. Transformational leadership, it is usually considered the best leadership style to be used in business scenarios. They employ empathy and rapport to engage followers. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है जिसमें जो भी लीडर एंगेज होता है वो उनको उनको लीडर बनाया जाता है, जो कि किसी काम को अपना बेस्ट देने के लिए अपॉइंट किया जाता है, उनको ट्रांसफॉर्म कर सके किसी काम को, या कोई न्यू इनिशिएटिव ले सके किसी काम के लिए, तो उनको ही लीडर बनाया जाता है. Good at increasing team engagement and inspiring subordinates to become more productive in their work. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होते हैं जो कि अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, किसी काम में इन्वॉल्व है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर कर सकें और टीम को एक प्रॉपर तरीके से इंगेज कर सके, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उस टीम की वो बढ़ सके. So Steve Jobs is one of the example as transformational leader.
he worked hard and always challenged his employees to think bigger and better, inspired them to create extraordinary successful products. उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को इतना इंस्पायर किया है कि वो बहुत अच्छे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बना सके और मार्केट में लॉन्च कर सके. So next is task oriented. Task oriented is agar task oriented leadership is a behavioral approach that revolves around the proficiency of getting tasks done within set deadlines. तो task oriented leadership होती है जिसमें किसी एक काम को किसी ग्रुप को दे दिया जाता है और उसका एक लीडर डिसाइड होता है. उनको बोलते हैं कि इसका सेट डेडलाइन में उस काम को फिनिश करना है. तो दोज आर कंसिडर्ड एज टास्क ओरिएंटेड लीडर, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट तरीके से उस काम को फॉलो करा सके और उसको स्ट्रक्चर करा सके उस काम को कि वो कैसे काम होना है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना है, स्टेप बाय स्टेप डिसाइड हो सके वो काम. ठीक है. तो लेनिन, द रशियन पॉलिटिकल लीडर एंड आइडियोलॉजिकल बिहाइंड मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, इज व्यूड एज टास्क ओरिएंटेड. तो उनके पास एक टास्क था सोशलिज्म का और टू वर्क फॉर सोसाइटी. So he was considered as task-oriented leader. And transactional leadership is interchangeably called managerial leadership because उसमें एक आइडिया होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन अ लीडर एंड टीम मेंबर्स. जैसे कि अगर हम देखें तो लीडर क्या करता है, सुपरविजन प्रोवाइड करता है अपने टीम मेंबर्स को, उनका परफॉर्मेंस देखता है, उनका गोल सेट करता है. तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जो टीम मेंबर्स हैं उनको एप्रिसिएशन मिलती है उनके अच्छे काम के लिए और उनको रिवॉर्ड भी मिलता है. तो दोज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन लीडरशिप, जो कि ऑब्जर्व करता है कि जो ऑब्जर्व करता है कि आप उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनके जो काम है उनको वो रिवॉर्ड भी करेगा. Bill Gates is a transactional leader who aims at inspiring and positive changes in his followers, and he has remarkable business vision. Yes, we all know, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे ऐसे नई नई चीजें, नए नए विजन्स को, बिजनेस विजन को लॉन्च करते रहते हैं. And he acts as a motivation to his team members. So this was all types of leadership जो हमने discuss किए. I hope it is clear. And the next is functions of leadership. Leader develops teamwork. जो कि हमने टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़े हैं उन्हीं में से ही ये फंक्शंस डिराइव होते हैं. बिकॉज एक लीडर कैसे काम करता है और क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, ये सब अभी भी इसमें हम फंक्शन में जानेंगे. लीडर डेवलप्स टीम वर्क, की टीम को साथ में लेके कैसे चलना है, उनसे कैसे काम कराना है या उनको कैसे मैनेज करना है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सबऑर्डिनेट, यस ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सबऑर्डिनेट. या कहीं पे अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल या टास्क को रिप्रेजेंट करना होगा, सो नॉट एवरीवन विल गो, बट दैट लीडर हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ वहां पे. एप्रोप्रिएट काउंसलर, काउंसलर इसलिए अच्छा काउंसलर होना चाहिए उसे क्योंकि उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, उनको एक राइट पाथ और पे चलना, बोलने के मतलब चलाने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहना. यूजेस पावर प्रॉपरली, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन जो क्वालिटीज है, जो स्किल है, उनको प्रॉपरली उस अब उनके स्किल्स को किस जगह पे प्रॉपरली यूज करना है सो दैट उनके स्किल वो अपना टैलेंट उस जगह पे पर्टिकुलरली शो कर सके. मैनेजेस द टाइम वेल, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है. अगर उसे बोला गया है कि 5 आवर्स में ये टास्क करना है, तो किस पर्सन को उसके स्किल के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम, कितना टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने स्किल के अकॉर्डिंग उस टास्क को प्रॉपरली डिलीवर कर सके. स्ट्राइव फॉर इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव तरीके से वो काम कैसे प्रेजेंट किया जा सके, हमेशा उसकी खोज में रहना. मेक द एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू वर्क, तो हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए ताकि सारे लोग मिलजुल के काम कर सकें. इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ द फॉलोअर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी फॉलोअर्स हैं उनके और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए वो काम कर रहा है, अपनी लीडरशिप शो कर रहा है, उसके एफर्ट्स को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए बिना उसके क्योंकि वो ही है जो एक डायरेक्शन फॉलो करवाते हैं. Perform the functions of intermediary between top management and the work group. Yes, he is considered जो top management है और जो
सबऑर्डिनेट्स है, उनके बीच का जो लिंक है वो एक लीडर ही होता है। उसके बहुत सारे डेजिग्नेशंस हो सकते हैं, बट ही इज कंसिडर्ड एज अ लीडर। वर्क एज अ अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। टेकिंग द इनिशिएटिव, यस, इनिशिएटिव, अच्छे काम के लिए इनिशिएटिव लेना, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, पर्सनल हो या ऑफिशियल हो, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो वो लीडर से डिस्कस कर सकते हैं, तो लीडर को उसको समझना चाहिए और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा आगे होना चाहिए। रिप्रेजेंटिंग द एंटरप्राइज, अपने ऑफिस को हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए एक बड़े लेवल पे। इंटरप्रेटिंग, ही शुड बी वेरी वेल नोन विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो आगे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, होने वाला है। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि वो काम करने के बाद उसका रिजल्ट पता चले। तो इंटरप्रिटेशन क्वालिटीज होनी चाहिए। गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फ्यू अदर्स। तो जो भी अगर इनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली गाइड करना और उनको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाना या डायरेक्शन देना, वो भी एक लीडर का फंक्शन है। ओके, सो नाउ कमिंग टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट इज स्ट्रेस? वी ऑल नो व्हाट इज स्ट्रेस, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। स्ट्रेस इज कॉमन फीलिंग दैट एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस एट टाइम्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिमांड ऑन द ब्रेन एंड बॉडी. It can be beneficial, but an overabundance can also be harmful to your health and mental well-being. Yes, stress is a word जो कि हम experience करते हैं at times, जो ब्रेन और बॉडी पे जब एक्स्ट्रा डिमांड होती है तो स्ट्रेस हम फील करते हैं। बट स्ट्रेस को एक पॉइंट तक एक अच्छा भी कहा गया है, बेनिफिशियल भी कहा गया है, बट एक पॉइंट के बाद अगर ओवर हो जाता है, अबंडेंस में हो जाता है, तो वो हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए, और हमारे सराउंडिंग के लिए भी। वो हमारे आउटपुट, अपने अगर हम किसी प्रोडक्टिव काम में लगे हैं तो उसके आउटपुट के लिए इट इज वेरी वेरी बैड. So basically there are types, majorly there are two types, eustress and distress. Eustress is good stress, distress is bad stress. So इसको 4 में डिवाइड किया गया है: chronic eustress, acute eustress, acute distress and chronic distress. अगर हम chronic की बात करें तो chronic वर्ड का मतलब है long lasting and characterized by long suffering, जो कि बहुत देर से चला आ रहा होता है, जो बहुत टाइम तक होता है। जैसे हमें कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है और वो बहुत देर से, बहुत टाइम तक हमारे अंदर है और वो चलती आ रही है, वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। ठीक है। और एक्यूट होता है जो कि हमें शॉर्ट होता है बट बहुत तेज होता है, तो ये होता है एक्यूट। तो क्रॉनिक यू स्ट्रेस, ये अच्छा स्ट्रेस होता है, गुड स्ट्रेस होता है। अगर हमारा अच्छा स्ट्रेस अगर हम बहुत देर तक लेते हैं तो वो भी हमारी तक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये उनके लिए कहा गया है क्योंकि अगर हमें कोई टास्क दिया गया है, कोई काम दिया गया है, तो उसके लिए हमें, और उसका एक ड्यूरेशन है कि हमें 4 और 5 आवर्स में उस टास्क को कंप्लीट करना है, तो हमें उसको क्रॉनिक यू स्ट्रेस, मतलब एक गुड स्ट्रेस की तरह लेके काम करना चाहिए। और अगर एक बहुत छोटा सा बहुत एक नॉमिनल पीरियड का होता है स्ट्रेस, तो वो बोलते हैं उसको एक्यूट यू स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुड स्ट्रेस। बट एक्यूट डिस्ट्रेस एंड क्रॉनिक डिस्ट्रेस बोथ आर बैड, बिकॉज एक्यूट लंबे समय तक किसी स्ट्रेस को लेना अच्छी बात नहीं है, और एक छोटे टाइम के लिए भी किसी स्ट्रेस को, बैड स्ट्रेस को कंसिडर करना, it's not good. So all these are types of stress. So what are the stress management system in your life? You can do meditation, deep breath, exercise, moving, get moving, time in nature, nature को time देना है, relax होना है, अच्छी नींद लेनी है, proper उस नींद से अपने आप को recharge करना है, connect socially, socially connect होना है, eat well, reduce caffeine, or make list, prioritize task. This is one of the most important point that we have to prioritize our task. Prioritize करना है मतलब अपने काम को हमेशा ये हमेशा आपकी अगर आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, एक लिस्ट वाइज आप डिसाइड कर लेंगे कि इस काम को इतने टाइम में हमें फिनिश करना है और ये मेरा टारगेट है, तो हमेशा आपकी लाइफ तो एक यूज स्ट्रेस में ही रहेगी, नॉट डिस्ट्रेस।
So there are other 10 strategies for managing stress in workplace, that is अपने distraction को control में रखना है, जिस काम में हम लगे हुए हैं या we are in the process of work, तो उस काम में वो पूरा करके छोड़ना है. Disconnect from work. अगर हमें लगता है कि एक पीक टाइम में चला गया है, हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो हमें उसे एक थोड़ा सा पॉज देके फिर अपने आप को काम शुरू करना चाहिए. उस पॉज में हमें अपने आप को जैसे भी हम रिचार्ज कर सके वैसे रिचार्ज करना चाहिए. गेट इनफ स्लीप, लीव बिजी. फॉर द बीज लाइक वी हैव टू, हमें प्रोएक्टिव होके काम करना चाहिए, ना कि रिएक्टिव होके. वेकेशन को एक फ्री वर्क जोन की तरह ही लेना चाहिए. मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए. अगर हमें लगता है कि हम कुछ ही काम को कुछ टाइम के लिए हैंडल कर सकते हैं, ना कि सारे काम को एक साथ, तो मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए. बट अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और हम उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे सकते हैं, तो हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए. ऑफिस आवर्स, वी शुड ट्राई कि हम ऑफिस आवर्स में अपना काम फिनिश करें. लेट गो टू द पास्ट. अगर कोई प्रॉब्लम हुई है हमारे पास में, तो हमें उससे लर्निंग लेनी चाहिए, ना कि उसको हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए. देन सपोर्ट थॉटफुल वर्क. अच्छे काम को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को हमेशा एक वेलबींग स्टेट में रखना चाहिए. सो दिस वाज ऑल. थैंक यू सो मच. आज हमने लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा, और लीडरशिप की ये दोनों क्वालिटीज थी जो आज हमने देखी. सो एनी क्वेश्चंस? अमिता वर्मा मैम. हेलो मैम. मैम निमी पारुल मैम. Yes, madam. हाँ मैम, आई एम डन. आई वाज जस्ट सेइंग